संजीव जो कि चंडीगढ़ में रिक्शा चलाया करता था, एक दिन अचानक से वह अपने घर आ जाता है और उसके बाद जैसे वो घर आकर रुकता है तो थोड़ी देर पीछे एक महिला डॉक्टर जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली है, वो भी पीछे पीछे उसके घर आ जाती है पूछते पूछते। अब जैसे वो पूछते पूछते आई थी तो गांव के लोगों के अंदर ये चर्चा का विषय बन जाता है कि संजीव के पीछे ये महिला डॉक्टर क्यों आई है, क्योंकि वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और जवान थी। इसके बाद जब वो लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पर इसके पीछे का कारण पता चलता है तो सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। क्या हुआ था ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन निमान चैनल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चंडीगढ़ के अंदर एक संजीव नाम का लड़का जो कि रिक्शा चलाया करता है, वह पीछे से बिहार का रहने वाला है, लेकिन परिवार की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसी वजह से वह यहाँ पर आकर रिक्शा चलाने लगता है, क्योंकि बिहार के अंदर भी उसने काम करने की सोची थी लेकिन इतने पैसे वो नहीं कमा पाता है। तो इसी वजह से उसका एक दोस्त उसे सजेस्ट करता है कि तू ऐसा कर, चंडीगढ़ चला जा और वहां पर रिक्शा चलाकर तू अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। दरअसल यहाँ पर जो संजीव है वह पढ़ना लिखना चाहता था, लेकिन अचानक से परिवार में कुछ ऐसा हो गया कि जिसके बाद उनके पास रुपए पैसे नहीं होते हैं और उसी वजह से उसे एक काम करना पड़ता है। संजीव वहां पर रिक्शा चलाया करता है एक हॉस्पिटल के इर्द गिर्द और उसी हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की जिसका नाम मनीषा होता है, वह डॉक्टरी किया करती है। वैसे तो वह डॉक्टर है लेकिन आगे की डॉक्टरी भी पढ़ाई वहीं से कर रही है और ड्यूटी के साथ साथ वह पढ़ाई भी उसी मेडिकल कॉलेज में किया करती है जहां पर संजीव रिक्शा चलाया करता है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। यहाँ पर जो मनीषा होती है उसने वहीं पर अपना क्वार्टर ले रखा था, हॉस्पिटल से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर, और वहीं से रोज के रोज वह आया करती और आने के बाद अपनी ड्यूटी को किया करती। उसके पास अपनी स्कूटी होती है, स्कूटी उठाई और सीधा हॉस्पिटल पर आई और वहां पर जाकर काम किया। लेकिन कभी कभार ऐसी जगहों पर इमरजेंसी आ जाया करती है तो जो डॉक्टर होते हैं उनको इमरजेंसी में भी बुलाया जाता है। तो ऐसा ही एक दिन होता है जब यहाँ पर जो मनीषा होती है वह अपने क्वार्टर के अंदर थी, तो उसी दौरान यहाँ पर उसके पास हॉस्पिटल से फोन आता है और उसको फौरन वहां से वहां बुलाया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो मनीषा होती है वह फौरन से आनंद फानन में अपने घर से निकलती है, लेकिन जैसे स्कूटी के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसकी स्कूटी पंचर पड़ी हुई है और उसके बाद वह बाहर निकल जाती है। जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे एक रिक्शा आता हुआ दिखाई देता है और वह फौरन से उस रिक्शे को हाथ मार देती है। अब जैसे उसने हाथ मारा था तो यहाँ पर रिक्शा वाला रिक्शा रोक लेता है और यहाँ पर जो मनीषा होती है उसी रिक्शे में बैठ जाती है। बैठने के बाद वह बार बार फोन पर कह रही थी कि अभी आ रही हूँ, 2 मिनट लगने वाले हैं, और रिक्शा वाले को हॉस्पिटल का एड्रेस बताकर फौरन से उसे रिक्शा वहां पर लगाने के लिए कहती है। अब इधर यहाँ पर जो रिक्शा वाला था वह और कोई नहीं, वही संजीव था और वह भी उसकी भावनाओं को समझता है और फौरन से रिक्शे को तेज गति में दौड़ाकर उस हॉस्पिटल पर पहुंचा देता है। यहाँ पर पहुंचने के बाद जो ये लड़की होती है मनीषा, जो कि डॉक्टर साहिबा है, वह अपने पर्स से पैसे निकालती हैं और पैसे निकालने के बाद जल्दबाजी में उसे पैसे देकर बिना खुले पैसे लिए ही वहां से चली जाती हैं। इसके बाद वह तो वहां से चली गई थी, लेकिन जैसे ही संजीव रिक्शा वापस मोड़ता है तो उसी दौरान उसकी नजर जाती है पिछले वाली सीट पर जहां पर वह महिला डॉक्टर बैठी हुई थी। तो वहां पर उसे एक पर्स दिखाई देता है और देखते हुए समझ जाता है कि यह पर्स तो उसी महिला डॉक्टर का था जो कि जल्दबाजी में शायद इस पर्स को यहाँ पर भूल गई है। अब उसके बाद यहाँ पर जो संजीव होता है वह उस पर्स को देखता है और देखने के बाद उस पर्स के अंदर उसे कुछ भारी भारी सा महसूस होता है और वह सोचने लगता है कि या तो मैं इस पर्स को ले जाऊं और यहाँ से चला जाऊं, कहीं और रिक्शा चला लूं, लेकिन फिर अचानक से उसे लगने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से समय व्यतीत किया करता है तो हमें भी ईमानदारी से होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर संजीव थोड़ी देर सोचने के बाद उस पर्स को उठाता है और उस हॉस्पिटल के अंदर जाकर उस महिला डॉक्टर को उस पर्स को देने की ठान लेता है। इसके बाद यहाँ पर जैसे वो हॉस्पिटल के अंदर घुसता है तो वो मेडिकल कॉलेज था, छोटी मोटी जगह तो नहीं थी, और वहां पर जब वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है तो उसे ढूंढने से वो कहीं भी नहीं मिलती है। अब एक बार तो वो सोचता है कि रिसेप्शन पर जमा कर देता हूं, लेकिन फिर उसे लगने लगता है कि कहीं इससे कुछ सामान गायब हो गया और उसके बाद दोबारा से उस महिला ने मुझे पकड़ लिया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, तो नहीं, मैं उस पर्स को उसी महिला डॉक्टर को दूंगा। ऐसा सोचकर जो संजीव होता है उसे ढूंढता रहता है और धीरे धीरे इन बातों को लगभग आधा 1 घंटा घूम जाता है। वह वहां पर हर डॉक्टर के कैबिन में जाकर उसे देखा करता, लेकिन वहां पर उसे महिला डॉक्टर कहीं भी नहीं मिलती है।
इसके बाद यहाँ पर जो संजीव होता है उसी गेट पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसी गेट से बाहर निकलेगी। और थोड़ी देर में यहाँ पर जो महिला डॉक्टर होती है जिसका नाम मनीषा होता है, वह भी वहां से उस केस को फारिग करके, जिस केस के लिए उसे बुलाया था, वहां से वापस लौटती हुई उसे दिखाई देती है। अब जैसे ही मनीषा उसे आती हुई दिखाई देती है तो उसके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वहां पर ढेर सारे स्टाफ के लोग थे, वह ना जाने उसके बारे में क्या क्या सोचते। तो इसी वजह से वो वहीं पर खड़ा होकर मनीषा की तरफ घूरने लगता है। इधर यहाँ पर जो मनीषा होती है वह भी उसकी तरफ घूरता हुआ देख लेती है और सोचने लगती है कि यह मेरी तरफ इस तरह से क्यों घूर रहा है, क्योंकि मनीषा ने पहले उसे कभी भी नहीं देखा था और आज वो पहली बार जल्दबाजी में उसके रिक्शा में बैठकर आई थी, तो इसी वजह से उसे उसकी शक्ल याद नहीं होती है। यहाँ पर जब संजीव उसे देख रहा था तो उसके बाद वह वहीं के वार्ड बॉय को बुलाती है और कहती है, देखो ना ये मेरी तरफ देख रहा है और क्यों देख रहा है। उसके बाद जो वार्ड बॉय होता है वो उसकी तरफ इशारा करता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो संजीव होता है वो उस पर्स को आगे करता है और कहता है कि ये मैडम का पर्स रह गया था मेरे रिक्शे में और इसी को देने के लिए देख रहा था, मेरा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं है। इसके बाद यहाँ पर वार्ड बॉय तो चला जाता है, लेकिन संगीता की ये जो बात होती है ये सभी लोगों के सामने आ गई थी, क्योंकि वार्ड बॉय ने चिल्लाकर उसे कहा था और संजीव ने भी चिल्लाकर ही जवाब दिया था। तो सभी लोग देखकर सोचने लगते हैं कि आज भी इंसानियत जिंदा है, क्योंकि चंडीगढ़ जैसे शहर में इस चीज की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि यहाँ पर किसी का अगर पर्स रह जाए और वो भी उस हालत में जब उस पर्स के अंदर पैसे हों तो वह वापस नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर उस पर्स के अंदर लगभग 5500 रुपए से ये संगीता को पता था। उसके बाद जो संगीता होती है वह आगे बढ़कर अपना पर्स लेती है और उसका धन्यवाद करते हुए पर्स को खोलकर उसमें से 500 रुपए देने लगती है। लेकिन तभी जो संजीव होता है वो कहता है कि मैडम देखो, अगर मुझे ये पैसे ही चाहिए होते तो मैं आपका पर्स लौटाने के लिए नहीं आता। मुझे ना मेरा जमीन ने इस चीज की गवाही नहीं दी कि मैं इस पर्स को अपने पास रखूं, तो आप ऐसा करो, इसको अपने पास रखो और मुझे इन पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये बात कहीं ना कहीं मनीषा और वहां पर कुछ लोगों के दिल को छू जाती है और उसके बाद जो मनीषा है वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा पर्स लौटा दिया और कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो संजीव होता है वह वहां से वापस जाने लगता है, लेकिन जब संजीव वहां से निकल रहा था तो मनीषा को लगने लगता है कि यार कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना चाहिए, और उसके बाद वह एकदम से उसे रोकती है, कहती है कि रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहते ही संजीव जो गेट से बाहर निकल चुका था वह वहां पर रुक जाता है और उसके बाद जो मनीषा होती है वो धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद वो उससे कहने लगती है, देखो ऐसा करो, तुम्हारे पास फोन तो होगा। तो संजीव कहता है कि हाँ फोन तो है। तो वो कहती है कि मुझे अपना नंबर दे दो, मैं ना ऐसा करूंगी जब भी मुझे कभी आना होगा तो मैं अपनी स्कूटी से नहीं आऊंगी, तुम ही मुझे ले आया करना और ले जाया करना, क्योंकि स्कूटी चलाने में मुझे दिक्कत होती है, और जो तुम्हारे पैसे बने वो पैसे दे देना। इसके बाद संजीव को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती, वह उसे अपना नंबर देता है और नंबर देने के बाद कहता है कि ठीक है मैडम, जब आपको जाना हो आप बता देना। तो तभी यहाँ पर जो मनीषा होती है वो कहती है कि मुझे अभी जाना है, यहाँ पर दरअसल मैं इमरजेंसी के लिए आई थी और मुझे वहीं पर वापस छोड़ दो जहां से तुम मुझे लेकर आए थे। संजीव अच्छी तरह से उन्हें बैठाता है और बैठाने के बाद उस जगह पर सही सलामत छोड़ देता है, और वहां पर उतरने के बाद जो मनीषा होती है वो पैसे देने लगती है। लेकिन तभी जो संजीव है वो कहता है कि मैडम देखो, पैसों को ना आप एक साथ दे दिया करना, ताकि मैं भी अपने घर के लिए कुछ पैसे भेज सकूं, क्योंकि इस तरह से तो मेरे पैसे साथ साथ खर्च हो जाया करते हैं और घर वालों के लिए मैं पैसा नहीं भेज पाता हूं। जब आप रोज के रोज मेरे रिक्शे से सफर करोगी तो एक महीने में एक बार हिसाब कर दिया करना। इसके बाद मनीषा को भी इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसा ही करूंगी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के साथ साथ रोज के रोज जब भी कभी मनीषा को हॉस्पिटल जाना होता तो वह संजीव के पास फोन किया करती 10 मिनट पहले, और 10 मिनट के अंदर जो यहाँ पर संजीव होता है वह रिक्शा को उसके घर के दरवाजे पर लगा दिया करता और उसके बाद मनीषा उसमें बैठकर सीधा हॉस्पिटल चली जाया करती। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 6 महीने बीतते हैं और 6 महीने के अंदर यहाँ पर दोनों में एक दोस्ती जैसा व्यवहार बन गया था। दोनों एक दूसरे से अपनी घर की बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे से अच्छी तरह से बातचीत करते हैं। यहाँ पर संजीव के बारे में सब कुछ मनीषा को पता चल गया था कि यह तो वकील बनना चाहता था, क्योंकि एक दिन मजाक ही मजाक में उसने कह दिया कि तुम्हारी शक्ल को देखकर लगता नहीं है कि तुम रिक्शे चलाया करते हो, क्योंकि यहाँ पर संजीव काफी ज्यादा हैंडसम था। तो तभी यहाँ पर संजीव बता देता है कि सच में आप सही कह रही हो, अगर मेरे पास पैसा होता तो आज मैं एक बहुत अच्छा वकील होता, क्योंकि मैं भी वकील बनना चाहता था, लेकिन तकदीर ने कुछ ऐसा ही लिखा था कि मैं यहाँ पर आकर रिक्शा चलाऊंगा और उसके बाद आपको इधर से उधर ले जाऊंगा। ऐसा कहकर संजीव हंसने लगता है और उसके बाद यहाँ पर जो मनीषा होती है वो उसकी कहानी जानती है, और जब उसकी पूरी कहानी को जान लेती है तो उसे भी महसूस होता है कि संजीव तो किस्मत का मारा हुआ है, और उसके बाद से वह उस पर और भी ज्यादा तरस खाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन संडे होता है और संडे के दिन मनीषा कहीं भी नहीं जाया करती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो संजीव होता है और सवारियों को इधर उधर घुमाकर उसके बाद अपने कमरे पर आराम कर रहा था। लेकिन तभी अचानक
से रात के जैसे 10 बजते हैं तो 10 बजे यहाँ पर संजीव के फोन पर मनीषा का फोन आता है और वह उसे एक क्लब का एड्रेस दे देती है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर संजीव पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि मैडम इतनी रात को उस क्लब पर क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर फिर सोचने लगता है कि पैसे वाले लोग हैं, शायद कोई पार्टी वगैरह में गई होगी, तो इसी वजह से कहता है कि ठीक है मैडम, मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद संजीव जैसे वहां पर जाता है तो वहां पर जाने के बाद जब बाहर रिक्शा लगाकर मैडम के पास फोन करता है तो मैडम उस क्लब से बाहर निकलती हैं, लेकिन पूरी तरह से शराब के नशे में धुत थी। और जैसे यहाँ पर संजीव मैडम को आज इस तरह से देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके बाद खुद रिक्शे से उतरकर मैडम को पकड़कर सहारा देकर अपने रिक्शे में बिठा लेता है। यहाँ पर मनीषा रास्ते में तो बैठ गई थी, लेकिन उसके बाद वो उसके कॉलर को पकड़ लेती है क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए और शराब के नशे में वो पूरी तरह से धुत थी। तो संजीव उसे कहता है कि मैडम आप रिक्शे को पकड़ लो, मुझे मत पकड़ो। लेकिन यहाँ पर मनीषा को कुछ भी होश नहीं था और वो कहती कि तुम कैसे भी करके मुझे मेरे फ्लैट पर पहुंचा दो। उसके बाद यहाँ पर जो रिक्शा वाला होता है संजीव, वह जैसे तैसे करके उसे वहां पर पहुंचाता है और वहां पर जाने के बाद जब वो कहता है कि मैडम आपका फ्लैट आ गया, तो उसके बाद यहाँ पर मनीषा उतरकर चलने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो लड़खड़ाने लगती है और इसके बाद संजीव उतरकर उसे सहारा देता है। सहारा देते हुए वह मनीषा को लेकर उसके फ्लैट पर चला जाता है और वहां पर जाकर जब मनीषा चाबी से लॉक को खोलने की कोशिश करती है तो लॉक नहीं खोल पाता है। और इसके बाद जो संजीव होता है वह सोचता है कि कोई बात नहीं, मैडम को अंदर तक मैं ही लेटा देता हूं। ऐसा सोचकर जो संजीव होता है वो उस फ्लैट की चाबी लेता है और चाबी लेकर उस ताले को खोलता है और खोलने के बाद मैडम को पकड़कर बिस्तर तक ले जाता है। बिस्तर पर जाने के बाद वह उसे लुटा देता है और कहता है कि मैडम आप आराम करो और मैं अब जा रहा हूं, गेट को मैं बंद करके जा रहा हूं। लेकिन तभी जब वह जाने लगता है तो यहां पर मनीषा एकदम से उसकी शर्ट को पकड़ती है और उसे खींचकर अपने ऊपर डाल लेती है। अब इस बात को देखकर यहाँ पर जो संजीव होता है वह पहले तो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मनीषा उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें करने लगती है जिसके बाद जो संजीव होता है वह भी अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके साथ कुछ ऐसा कर देता है जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर एक बार नहीं कई बार उन दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं और उसके बाद जब इस संबंधों का सिलसिला खत्म हो जाता है तो यहाँ पर जो संजीव होता है उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा घृणा आने लगती है और वह मन ही मन सोचने लगता है कि तूने तो ये बहुत गलत कर दिया और तुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, उसको वहां पर छोड़कर वापस आ जाना चाहिए था। मैडम तो शराब के नशे में थी, लेकिन तुम तो ऐसे नशे में नहीं थे। यह सोचकर संजीव वहां से अपने कमरे पर जाता है और कमरे पर जाने के बाद वह अपना सामान पैक करने लगता है और वहां से जाने की तैयारी करने लगता है। उसके बाद यहाँ पर जो मनीषा होती है जब वह सुबह जगती है तो वहां पर फ्लैट के अंदर देखती है कि यहाँ पर जो संजीव है वो कहीं भी नहीं है। तो उसको इधर उधर ढूंढने के बाद वो उसके पास फोन करती है, लेकिन यहाँ पर जो संजीव होता है उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था क्योंकि इस बात से उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी कि उसने एक बहुत ही घटिया हरकत की है और इसी वजह से वह अब चंडीगढ़ छोड़कर सीधा अपना बिहार जाना चाहता है। अब जब उसका नंबर बंद आता है तो उसके बाद मनीषा समझ जाती है कि शायद उसे इस बात से शर्मिंदगी हो रही है और इसी वजह से वह वहां से सीधा उसके उस कमरे पर जाने लगती है जिस कमरे के अंदर वो रहा करता था, क्योंकि यहाँ पर संजीव ने उसे बता रखा था कि मैं फलानी जगह पर फलाने कमरे में रहा करता हूँ। बातों के दौरान ये सारी बातें आ गई थी और जैसे वो वहां पर पहुंचती है तो अड़ोसी पड़ोसियों से पता चलता है कि वो तो कमरा छोड़कर चला गया है, सारे सामान को अपने इधर उधर कर गया है और रिक्शे को उसने मुझे दे दिया है कि आप इसे बेच देना और बेचने के बाद मेरे पैसों को मेरे पास पहुंचा देना। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मनीषा होती है वो समझ गई थी कि अब वो बिहार गया है और इसी वजह से वह वहां से बिहार जाने का फैसला करती है। सीधा एक ट्रेन पकड़ती है और ट्रेन पकड़ने के बाद बिहार के लिए सफर तय करने लगती है। अब यहाँ पर वो दोनों एक ही ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं क्योंकि मनीषा तो स्लीपर कोच में चढ़ गई थी, लेकिन जो संजीव था वह जनरल कोच में था। और धीरे धीरे सफर तय करते हुए यहाँ पर जो मनीषा होती है वह तो पूछते पूछते जा रही थी तो एक दो ट्रेन उससे छूट जाती हैं और छूटने के कारण यहाँ पर जो संजीव होता है वह तो पहले ही पहुंच जाता अपने घर, लेकिन मनीषा आने में थोड़ी लेट हो जाती है। उसे गांव के बारे में तो पता था लेकिन उसके घर के बारे में नहीं पता था। जैसे वो गांव पहुंचती है तो गांव जाने के बाद लोगों से पूछने लगती है और उसके बाद जब गांव वाले पूछते कि तुम कौन हो, कहां से आई हो और उसके बारे में क्यों पूछ रही हो, तो वहां पर वह बता देती है कि मैं डॉक्टर हूं चंडीगढ़ में इस तरह से और उससे कुछ काम है मुझे, इसीलिए उसके पास आई हूं। अब जब गांव वाले ये बात देखते हैं कि वहां से आज ही वो लड़का आया है और उसके पीछे पीछे आ रही है, तो उसके बाद सभी लोग उसके पीछे चलने लगते हैं और उसको संजीव के घर तक पहुंचा देते हैं। संजीव अपने घर में अपने माता पिता से बात ही कर रहा था, लेकिन उतनी देर में यहाँ पर गांव का एक व्यक्ति संजीव को आवाज लगाता है और जैसे संजीव बाहर निकलता है तो उसके बाद मनीषा को देखकर एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और यहाँ पर मनीषा के पास आकर कहने लगता है कि मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और मैं ऐसा करना नहीं चाहता
जाता था। लेकिन तभी यहाँ पर जो मनीषा होती है वो मुस्कुराने लगती है, कहती है कि कौन कहता है तुमसे गलती हुई है, ये जो कुछ भी हुआ था वो मैंने जानबूझकर किया था। इस बात को सुनकर संजीव पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मैडम कहना क्या चाहती हो आप और मतलब क्या है आपका। तो यहाँ पर जो मनीषा होती है वो कहने लगती है कि अब यहीं पर सभी के सामने बताऊं कि मैंने ये क्यों किया था। तो उसके बाद यहाँ पर जो संजीव होता है वह भी इधर उधर देखता है और समझ जाता है कि ये वो गलत समय पर गलत बातें कर रहा है। उसके बाद वह मनीषा को अपने घर के अंदर ले जाता है, अपने परिवार से मिलाता जुलाता है और बताता है कि मैडम को मैं रिक्शे से छोड़ा करता था और जब मैं अचानक से आ गया तो इन्हें लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसी वजह से मेरा हालचाल जानने के लिए आ गई है। इसके बाद यहाँ पर मनीषा जो होती है वह संजीव को एक साइड में ले जाती है और वहां पर जाकर उससे बात करने लगती है। कहती है कि संजीव देखो, उस रात जिस रात मैंने शराब पी रखी थी उस रात मैं उस पब से आई थी क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिस बॉयफ्रेंड के लिए मैंने अपनी सब खुशियों को ताला लगा दिया था। लेकिन उसके बाद भी मेरा जो बॉयफ्रेंड होता है वो मुझे छोड़ देता है और किसी और लड़की से शादी करके उसके साथ अपने जीवन को जीने लगता है। और जब से मैंने तुम्हें देखा उसके बाद से मैं तुम्हारे साथ जीवन जीने की कल्पना करने लगी क्योंकि तुम बिल्कुल भी रिक्शे वाले नहीं थे और तुम्हारे पास केवल पैसे की कमी थी। तो पैसा तो मैं ठीक ठाक कमा लिया करती हूँ और उसके बाद मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ अपने जीवन को जी लेती हूँ, लेकिन तुमसे कहने की हिम्मत नहीं कर पाई और इसी वजह से मैं उस पब में जाकर शराब पीती हूँ और सोचती हूँ कि आज वो सब कुछ होगा जो कुछ मैं करना चाहती हूँ और उसके बाद संजीव मुझे अपना ही लेगा क्योंकि तुम्हारी अच्छाई के बारे में मुझे पता था। अब यहाँ पर संजीव जब इस पूरी बात को सुनता है तो उसके बाद मन ही मन सोचने लगता है और कहने लगता है कि मैडम ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो मनीषा होती है वो आंखों में आंसू ले आती है और कहती है कि संजीव देखो, मानती हूं कि मैं इस लायक तो नहीं हूं, लेकिन मुझे न तुम अच्छे लगा करते हो और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, जो तुमसे हो गया है उसके लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा मत रहना और मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर जो संजीव होता है जब मनीषा को जाता हुआ देखता है तो एकदम से रोकता और कहता है कि ठीक है मैडम, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों शादी करेंगे और शादी होने के बाद ही एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इसके बाद मनीषा भी बड़ी खुश हो जाती है और उसी गाँव के अंदर जब गाँव वालों को ये पूरी कहानी पता चलती है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हालांकि ये तो नहीं बताया था कि रात को क्या हुआ था, लेकिन ये सारी बातें पता चल गई थी। जो कुछ भी वो एक रिक्शे में बात किया करते थे एक दूसरे से और एक दूसरे की भावनाओं को समझ के एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। तो गांव में इस बात की चर्चा हो जाती है और उसके बाद जो मनीषा होती है वो संजीव को आगे की पढ़ाई करवाती है और आज के समय में संजीव एक वकील है और वह एक डॉक्टरी किया करती है एक हॉस्पिटल के अंदर। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।